सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला में आज आप जान सकेंगे नैब के इख्तियार पर चलेगी तलवार। कराची सबका, कराची का कौन? कचरा सियासत उरूज पर। अमीरों की आ गई बारी, एफबीआर के नोटिस हो गए जारी। रेलवे, पीआईए, स्टील मिल्स, खसारा ही खसारा। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। बड़े अरसे से तनकीद हो रही थी, बात हो रही थी कि 1 साल हो गया इस हुकूमत को कानून साजी नहीं हो रही और इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाने के लिए और जल्द इंसाफ मुहैया करने के लिए कुछ नहीं किया जा रहा, जिसके बारे में मंशूर में हर आने वाले दौर में बात की जाती है, हर पार्टी मंशूर में शामिल करती है। लेकिन अब एक नवीद सुनाई गई है, खुशखबरी सुनाई गई है कि वाकई अब 1.5 साल में फैसला हुआ करेगा अदालतों में और जो मुकदमात हैं उनका। लेकिन क्या ये वाकई हो सकेगा? पहले हम आपको दिखाते हैं कि वजीर कानून क्या फरमा रहे हैं, उसके बाद असद खरल साहब से भी बात करेंगे इस बारे में, क्योंकि ये खुद भी अदालतों में पेश होते रहते हैं बड़े अहम केसेस में। और बाबर डोगर साहब, जो कि आपको पता है सीनियर सहाफ़ी हैं और इन मामलात में उनको भी सब पता होता है कि होने क्या जा रहा है, कितना इस पर अमल दरामद हो सकेगा। तो पहले देख लेते हैं कि फ़रूक नसीम साहब ने क्या कहा है, क्या कुछ उन्होंने बताया है, कारकर्दगी उनकी कैसी रही है, ज़रा देखिए। जो अमेंडमेंट्स हैं, सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बड़े ज़बरदस्त जज हैं, जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब। उनका अपना जजमेंट ये है कि नैब के कवानीन के तहत जो बेल की पावर है वो ट्रायल कोर्ट को होनी चाहिए। तो हम ये करने जा रहे हैं, कल ये कैबिनेट से थ्रू हो गया है कि जो बेल की जो पावर है, हमें सुप्रीम कोर्ट हमारे सर आँखों पे आर्टिकल 189 है, हमें कंप्लाई करना होता है और बेल की पावर ट्रायल कोर्ट को अब मिलेगी। यानी इसका मतलब ये होगा कि बेल देना या ना देना अब ये ट्रायल कोर्ट की सवाबदीदी इख्तियार है। दूसरा अमेंडमेंट अगेन मैं एक और हमारे जज साहब हैं उनकी तारीफ़ करता हूँ, जस्टिस अजमत सईद साहब, अगेन बड़े क्लैरिटी है उनकी। उन्होंने प्ली बारगेन के बारे में, वीआर के बारे में सुप्रीम कोर्ट के कुछ डायरेक्शंस हैं और हमारी थिंकिंग यही है कि प्ली बारगेन और वीआर होना चाहिए, लेकिन कब होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस होने चाहिए। यानी ये नहीं होना चाहिए कि एक आदमी प्ली बारगेन या वीआर करे और दोबारा फिर नौकरी पे चढ़ जाए। तो उसको, उसके अब्यूज़ को ख़त्म करने के लिए लॉ ज़रूर अमेंडमेंट आएगा। उसके साथ साथ अगर कोई आदमी होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस से कनेक्टेड नहीं है, उसका फ्रंट मैन नहीं है, उसका रिश्तेदार नहीं है, उसका स्पाउस नहीं है, बच्चा नहीं है, औलाद नहीं है या कनेक्टेड नहीं है, तो एक प्राइवेट आदमी के ख़िलाफ़ नैब की इंक्वायरी या नैब का जुरिस्डिक्शन ख़त्म हो। लेकिन एक बड़ा मसला है कि नैब को मजबूत करने की, ताकतवर करने की बात हो रही थी और उसी में फ़रूक नसीम साहब ये कह रहे हैं कि अब आम आदमी को तंग न करें। क्या ये नैब के पर काटने की तैयारी है? क्या इसकी वजह है? असद खरल साहब, ये पहले तो ये बताएं कि ये जो नैब के प्ली बारगेन वाला मामला है, इसमें आप ही की दरख्वास्त थी, उसमें आप पटिशनर भी थे, दरख्वास्त देंदा आप थे, फिर बाकी सबको तो रिस्पोंडेंट बनाया गया कि जवाब दें। इस बारे में कदम होगा कि बंदा जनाब पैसे दे देता था और उसके बाद बस अपनी ज़िंदगी जिस तरह मर्जी जिए, मौजे मारे, अब वो नहीं हो सकेगा। और ये 1.5 साल में क्या दीवानी मुकदमात का फैसला वाकई आप देख रहे हैं? देखिए, एक तो जो बात सिविल प्रोसीजर जो है दीवानी मुकदमात का, ये तो एक बड़ा तारीखी फैसला है और जिस तरह आप जानते हैं कि कोर्टों में जिस तरह कचहरियों और कोर्टों में धक्के खाते हैं पैटी केसेस के। दूसरा जो वीआर और पीवी के हवाले से, वो ये है कि वीआर जो रजा कराना रिकवरी है, उस हवाले से बिल्कुल जस्टिस अजमत सईद साहब ने बड़ा उनकी सीवियर रिजर्वेशन थी कि ये तो नैब के वीआर में थे कि रजा कराना रिकवरी का पर्पज़ ये होता है कि बंदा खुद से बता दे कि ये मेरे से गलती हो गई है और ये मैंने इतनी चोरी की थी, मैं पैसे दे देता हूँ। ये कौन सी उनका रजा कराना रिकवरी है कि पहले कंप्लेंट वेरिफिकेशन होती है, फिर उसके बाद इंक्वायरी होती है, फिर वो इंक्वायरी खुद नैब करता है, कोई दरख्वास्त देता है
फिर जब उसको पता चल जाता है कि पूरी तरह मेरी चोरी पकड़ी गई है और उसके बाद वो समझदारी का मुजाहरा करता है, वो किस्तें करवा लेता है, नौकरी भी करता रहता है, प्रमोशन भी लेता है, मुझे लूट मार का लाइसेंस उस पर तो वो बैन यानी उन्होंने अभी यानी उसके ऊपर स्टे है। दूसरी आगे प्ली बार्गेन, तो उनका ये था, मेरा भी ये पॉइंट हुई था कि जो VR है, एक बंदा गिल्ट एडमिट करता है, चोरी करता है, करप्शन करता है, लूटमार करता है, उसको लाइसेंस टू किल लूटा दे रहे हैं, यानी किस्तों में पैसे भी ले रहे हैं और मजीद लूटमार का लाइसेंस भी दे रहे हैं। एक तो ये, दूसरा प्ली बार्गेन का इशू। प्ली बार्गेन होती है इन्वेस्टिगेशन के दौरान। अब उसका स्टेटस ये है नॉर्मली जो अभी हो रहा है प्रैक्टिसिंग कि गिल्ट एडमिट उसमें भी करना पड़ता है, लेकिन उसमें कन्विक्शन तस्वर होता है, बंदा कन्विक्टेड, कोई भी जो बंदा प्ली बार्गेन करता है, और वो पब्लिक ऑफिस से होल्ड नहीं कर सकता, इस तरह की बाकी चीज़ें। बाकी जो चीज़ें इसमें जो उन्होंने, मैं हैरान इस पर हूँ, अब अगर नैब के इससे ज़्यादा पर तो पीपल्स पार्टी और नून लीग ने भी काटने के नहीं सोचे थे। जो अभी मामला जो है हिसाब अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी रुत, अब वो कह रहे हैं, अब ये बात जरा सुन ले कि नैब क्या क्या नहीं करेगा तो पीछे रह क्या जाएगा फिर। वो ये कह रहे हैं कि तरमीम करने जा रही है जी हुकूमत और नैब चेयरमैन जो ऑन बोर्ड है जी। और उनका नैब बड़ा ये वो भी यकसू है। हाँ जी। एक तो उनका जी मुलजम को आसान, यानी उसके लिए क्लीन चिट के ट्रायल कोर्ट में उसकी जमानत दे दे, बिल्कुल। जो 90 दिन का रिमांड और धक्के और हाई कोर्ट में, ये आपको पता है वो भी आसानी मुलजम के लिए पैदा करनी है, क्योंकि जाहिर बात है मुलजम तो बड़े बड़े जिहाद या इनमें भी बैठे हैं अभी भी, या कैबिनेट में, या जिधर भी इनके साथी है। दूसरा वो ये कह रहे हैं इसके अंदर अहम जो है कि प्राइवेट आदमी के खिलाफ नैब इंक्वायरी का इख्तियार खत्म होना चाहिए जी। अब मुझे ये बताएं, डबल शाह जो कोऑपरेटिव्स कायम है, हाउसिंग्स कायम है, अरबों रुपए के, लाखों मुतासिर, PCBL स्कैम, वो वह नैब ही एक फॉर्म है जो उनसे लूटा हुआ माल प्राइवेट उनसे लेता है, फिर लोगों को किस्तों में देता है। वरना पुलिस FI में केस करवाएं तो वो कहते हैं जिन्हें पैसे इसके हैं और खाते हैं, नहीं वो भी लेकर खा जाते हैं। उनसे तो खा जाते हैं पर्चा करने के, और उसके बाद में जिसने देने होते हैं ना उसको कहना 2 करोड़ देने हैं, 2 लाख हमें दे, बेल कराओ और घर जाओ। ठीक है, अब आगे वो कह रहे हैं इसका वो हो गया। दूसरा, अब नैब का पीछे रह क्या जाएगा, कहते हैं टैक्स चोर जो है ना, ताजर जी जी, किसी सरकारी मामले से तल्लक अगर नहीं है तो उसको भी नैब से निकाल दो जी, FBR को दे दो, यानी पहले ही मिला हुआ FBR से मिलकर जो टैक्स चोरी कर रहा है, तो यानी चोरों को हाथ में वो दे दो। अच्छा, आगे वो कह रहे हैं कि जाती तनाज़ा वगैरह जो चीटिंग पब्लिक लार्ज वगैरह, चले ठीक है, वो तो इशू नहीं है। करप्शन में मुलव्वस मुलजम प्री बार्गेन करने के बाद दोबारा सरकारी नौकरी वो ऑलरेडी नैब में वो तो इन्फोर्स है और वो तो कर ही नहीं सकता। मेगा करप्शन के लिए बनाया चाहिए। FIA में लोग लगे हुए हैं, नहीं वो बड़े आला ओहदों पर लगे हुए हैं जिन्होंने नैब किया और अभी तक नैब और VR का तो पहले बता रहा वो तो था ना, नैब को केसेस की जमानत वाला आ गया। अब इसमें अहम बात जो है, असल बात ये है कि सारा किस्सा क्या हो गया, ये इमरान खान साहब जो है उनको किसने बेवकूफ बना दिया, कैसे बना दिया, अगर लोग थोड़ा सा आ रहे हैं। आपने सुन ले ना, आप सुन ले नाम, एक लंबी फ्री सुन ले सर, छोटी सी नहीं, छोटी सी नाम सिर्फ जो बड़े बड़े ओहदों पे इस वक्त नहीं सफे नहीं, जो इस वक्त चंद बड़े अहम तरीन ओहदों पे ब्यूरोक्रेट बैठे हैं जो नैब की इंक्वायरियों इन्वेस्टिगेशन में मतलूब है, वही चोर। वो कहते हैं ना, इशरत हुसैन साहब का सिर्फ स्टार्ट करता हूँ कि जो मसूफ है ना, ये फज फिगर इसाक डार जब वजीर खजाना थे और गवर्नर थे, IMF से हमें आपको पता प्लेंटी भी पड़ी और मोदी की रेटिंग कम हुई। अब ये इन्होंने मुशर्रफ के दौर में भी एक बनाया था, ये खुद इधर रह नहीं, अमरीकी शहरी हैं। अब इनको लिखी हुई किन लोगों ने दी है, अब सुन ले नाम, एक फ्रिज सिर्फ सुन ले, मैं बाकी नहीं करूंगा। फ्रिज तो उसमें कौन से हैं जी, उसमें आद चीमा साहब हैं, फवाद हसन फवाद साहब हैं जेलों में, अच्छा आगे उसमें बड़े। अब फ़हीम अरशद जो मौजूदा सेक्रेटरी कानून है, जो सेक्रेटरी कानून है, बादरा अहम बात है, इस वक्त सख्त इसलिए परेशान है, और जो बनाया और सारा गोरख धंधा वो खुद नैब बदनवानी का रेफरेंस हिसाब अदालत में उनके खिलाफ दायर हो चुका है। लेकिन ये सरकारी ओहदे पर है ना, ये तो बात हो रही है आम निकालना चाह रहे हैं, सरकारी ओहदे वाला कहते हैं वो भी निकाल दे। मैं बताता हूँ कमीशन के लिए हवाले हो, नैब नहीं डायरेक्ट कर सकता, सुन लें। अच्छा। यही तो कर रहे हैं, कहते हैं जो सरकारी, वो इधर नहीं मैंने पढ़ा, सरकारी मुलाजम मेन जो मामला है जी। जो प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर होता है ठोकर साहब, हर वजारत का, हर जगह का, हर महकमे का, और उसके जरिए सियासतदानों तक पहुंचा। क्या बाबर साहब नाम छोटा सा, क्या सरकारी अफसरान का दबाव है, क्या ताजरों का दबाव है, क्या बड़े बिजनेसमैनों का दबाव है, जिस पर ये हुकूमत सिर्फ नाम मुझे अगर कांडी ले रहे ना, फिर नैब को खत्म कर दे, पहले महकमे थे उन तक रहने दे। सिर्फ इस वक्त नैब के मुलजम जो है, सिर्फ नाम बता रहा हूं, सिर्फ मेरा इख्तिलाफ है जी जी। मैं एक चीज जानता हूं कि अगर हुक्मरान जो है, पॉलिटिशियन जो है, मिनिस्टर ऑनेस्ट है ना, तो फिर सेक्रेटरी की जरूरत नहीं हो सकती कि वो करप्शन कर जाए। ये आप लिख लें मुझसे कि अगर CM ईमानदार है,
प्राइम मिनिस्टर ईमानदार है, उसके मिनिस्टर ईमानदार है, तो सेक्रेटरी की जरूरत नहीं हो सकती वो करप्शन आप कर दे। इल्जाम लगा रहे हैं सर, जो आप सवाल ही नहीं पैदा होता। इमरान खान कर रहा है, मैं वो गुजदार सब कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं सवाल ही नहीं पैदा आप होता। इसका पंजाब में आपको मैं बताता हूं 6 सेक्रेटरी हर डिपार्टमेंट के चेंज कर दिए हैं। क्यों कर रहे हैं? एक चीज बात ये है कि बात ये कहते हैं कि जी ना नहीं हमने सुननी, ना क्यों नहीं सुननी? अगर आप गलत काम कहते हैं, अगर आप 2 नंबरी कहते हैं और अगला सेक्रेटरी नहीं करता, अगर वो ऑनेस्ट है वो ना कर देता है, तो ना तो फिर आपको सुननी पड़ेगी। वो बंदा अगर वो ना वो हीरे अगर आप ढूंढ के लेके आएंगे, वो गोरे नायाब लेके आएंगे जो आपके हर 2 नंबरी में, फिर मुझे एक बात है, फिर ये जो आप बात करें आहद चीमा या फवाद अहमद फवाद, तो फिर यही लोग आएंगे ना, वो तो फिर अंदर है ना, आप काम हीरे जो करेंगे है ना। मोदों पे बैठे तो हुए बात हीरों ये का कि नाम फिर ले लेना ना, कौन के सामने वो हीरे सर दिवाने नैब जो है मोदों पे ना बैठे बड़े हैं। बड़े केसेस को देखे, बड़े मगरमच्छों को हाथ डाले, मगर ये नहीं वो वो तो हर उसके पार तरफ काट रहे हैं, वही तो पार काट। सुन तो ले, अब सुन ले फ्रिज छोटी सी। सेक्रेटरी कानून जो है फहीम अरशद साहब, फरूक नसीम साहब के जो मेन आपको मिनिस्टर के अंदर सेक्रेटरी होता है, जिनका बड़ा उन्होंने शुक्रिया अदा किया वजारत कानून के एहलकारों का और अफसरान का, वो उनके खिलाफ नैब बदनवानी का रेफरेंस दायर कर चुका है। अब इसके अंदर जो इमरान खान साहब को ये चीज लेके आ रहे हैं वो ये है कि सरकारी अफसरों को नैब नहीं पकड़ेगा, उनकी डिमेंड से निकाल दिया जाए। को तो पकड़ेगा और ना, सुनते ले उनकी डॉक्टर साहब कैबिनेट में। मुझे एक बात बताएं, ओवर काउंटिंग अफसर नहीं है, प्रिंसिपल इसका अकाउंटिंग मतलब अफसर ये कैसे है पकड़ सकते कि हैं? इमरान खान मिनिस्टर ब्यूरोक्रेसी के सामने बेबस है और कैबिनेट जो है वो भी ब्यूरोक्रेसी डॉक्टर साहब प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर जब तक ब्यूरोक्रेट है नहीं, फिर आप वजीर को पकड़ सकते। आप उसको वैसे निकाल रहे हैं, वजीर को फिर कैसे पकड़ेंगे? अब सुन ले सिर्फ नाम, फिर आप अपना पॉइंट। इसका मतलब लुबलवाब यह है कि जो ताकतवर करप्ट है ना वो बच रहा है। आप आगे सुनते जाएं, होना चाहिए। आप सुन लेना, ताकतवर ही है ना। प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है आजम खान, वो मालम जपा के हवाले से इंक्वायरियों और भी उनके ऊपर, अब अगली बात है इन्वेस्टिगेशन में तब्दील हो चुकी है। वजारत खजाना के सेक्रेटरी जो है नवीद कामरान बड़ा, जो अभी चेयरमैन NHA हैं, उनके खिलाफ नैब की इंक्वायरी, जो मौजूदा अहम ओहदों पे बैठे हैं, जिन्होंने ये ड्राफ्ट डिजिटल हुसैन को बना के लिख के दिया इमरान खान साहब को, और जो फ्रॉड सी पेश कर रहे हैं। सुने, अच्छा, जब सेक्रेटरी तालीम जो है साहब अभी जो है ओहदों पे, सेक्रेटरी तालीम के तौर पर अरशद मिर्जा, इनके LNG के वाले से जो उस मिनिस्ट्री में रहे, वो स्कैंडल में इंक्वायरी चल रही। इस तरह साबिक चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा, बड़ी अहम बात, अमजद अली खान, जो आजम खान जो मौजूदा प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है वज़ीर आज़म के हैं, उनके सीनियर हैं, उनके खिलाफ भी नैब खैबर पख्तूनख्वा में इंक्वायरी चल रही है, इन्वेस्टिगेशन में जारी है। वजारत कानून में तैनात अहमद जान ज्वाइंट सेक्रेटरी है, इनके खिलाफ नैब लाहौर में इंक्वायरी चल रही है। मजीद सेक्रेटरी जो उनके खिलाफ आगे नाम, आपने तो लगता है कोई बड़ा ब्यूरोक्रेट छोड़ा नहीं बाबर साहब, फिर अब क्या करें? सारे बड़े ब्यूरोक्रेट जो हैं अगर नैब तो इसलिए आपने नाम लिखवा रहे हैं ना, ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही, वो डर रहे हैं नैब हमें पकड़ लेगा। बड़े जो इन्वेस्टर हैं वो कहते हैं जनाब हम प्राइवेट पर्सन है, नैब से हमें डर लगता है। जहां जाते हैं वज़ीर आज़म, जहां जाते हैं अपना किस्सा, जहां FPR के चेयरमैन जा रहे हैं, जहां कोई जा रहा है, हर कोई कह रहा है बड़ा कारोबारी के जनाब नैब से हमें बचाए, नैब हमें थ्रेट करता है, नैब हमें तंग करता है। ब्यूरोक्रेट कहता है जी नैब नैब नैब। तो अब फिर नैब को अगर आप उसका खतरा खत्म नहीं करते तो यही तो मसला आ रहा है कि जनाब स्टिल होगी, गवर्नेंस हो ही नहीं रही, गवर्नेंस रुक गई है। मुझे मेरा एक सवाल है, मुझे एक बात बता दें। मैं पंजाब की आपको मिसाल देता हूँ। पंजाब में कमिश्नर DG खान 4 दफा तब्दील हो चुके हैं, हायर सेक्रेटरी हायर एजुकेशन 5 दफा तब्दील हो चुके हैं। मॉडल टाउन की सर अभी ऐसी तो बहुत थोड़ी बात है ना, नीचे की बात है। 4 IG चेंज हो गए, 4 चीफ सेक्रेटरी चेंज हो गए, इरिगेशन के 5 सेक्रेटरी चेंज हो गए, 3-4 सेक्रेटरी फाइनेंस के चेंज हो गए, हर डिपार्टमेंट के 4-5 सेक्रेटरी चेंज कर लिए, इवन DG एंटी करप्शन 4 चेंज हो चुके हैं। ये क्या मसला क्या है? क्यों बार बार चेंज किए जा रहे हैं? मसला ये है कि आप अफसर को गलत काम कहेंगे तो वो नहीं करेगा, वो इनकार कर देगा। नैब के खौफ से नहीं करेगा ना, अब कर देगा। नैब का खौफ, ये पांडे मैं आपको उसामा साहब बात मान लेगा, झूठ बात है, मैं बात रिकॉर्ड पे बात करता हूं, आपकी बात मान लेगा कि अच्छा पहले कहेगा जी नैब का खौफ है, मैं इसलिए आपका ये बात सुन ले, मैं कर लेता ये बात सुन ले प्रैक्टिस में। चेयरमैन नैब इस्लामाबाद में गलत काम, क्योंकि गवर्नेंस ईमानदार अफसर गलत काम नहीं करेगा। काम रुक के रह गए। आप ईमानदार अफसर लगा दें, वो गलत काम नहीं करेगा। वो क्यों करेगा जिसने अपने लिए गलत काम नहीं करना? इंप्रेशन है ना उसामा साहब, इसका फायदा होगा। चेयरमैन नैब इस्लामाबाद, लाहौर और पेशावर में ब्यूरोक्रेसी की खिताब किया, ब्यूरोक्रेसी ने उनको सराहा, किसी ने रिजर्व, और साथ उन्होंने पता क्या कहा? उन्होंने कहा कि ब्यूरोक्रेट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, जब हमने इस पे शोर मचाया था कि बुलाने से पहले इनको सवालनामा दिया जाएगा ऑलरेडी, जिसका वो जवाब नैब को देगा, जवाब कानून के मुताबिक है तो नैब मुतल्लिका ब्यूरोक्रेट को नहीं बुलाएगा और इस सारे अमल की निगरानी। अच्छा, मुझे एक बात है, ट्रेडर जो है अगर उनके इनकम टैक्स के इश्यूज हैं, अगर टैक्स चोरी करते हैं या टैक्स के इश्यूज हैं,
तो उसको FBI डील करे, तो इसमें इशू क्या है? मियां अमन शाह को FBI को डील करना चाहिए ना। बड़े बड़े जो नहीं, आपका क्या मतलब है कि बाकी इदारे इस काबिल ही नहीं मियां मनशा ने FBI की बगैर मिलीभगत नहीं है, की बाबर चोरी होगी ना। साहब, मेरी स्टेटमेंट है, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि तो यहाँ फिर इदारे मर गए। अभी तक नैब ने आपको कितने पैसे दिलवा दिए, कितने पॉलिटिशियन से कितने पैसे निकलवा दिए? फिर मेरा ये सवाल, नैब की कारकर्दगी भी एक ही अभी 326 अरब तो दिलवा चुके हैं, लेकिन दो आज अरब का इसका इस्तेमाल दिलवा किया, दिया 2 है। अरब अभी मुझे एक निकलवाया, बात है, अपनी बात नवाजी से कितने ले लिए, शिबाज वो से कितने ठीक ले है। लिए, जरदारी से कितने ले कोई लिए? नहीं। किसी एक पॉलिटिकल फिगर का नाम मुझे ले दे जिससे नैब ने पैसे निकलवा दिए? किसी एक किसी से नहीं है, लेकिन क्या बताएं ना, नैब की परफॉर्मेंस मुझे बताएं। क्योंकि वो चेहरे आप से बेहतर हो जाएगी। वो आप जिन लोगों की बात करते हैं, वो बेचारों को तो जो पुलिस भी 4 जूते मार के निकला अच्छा, लेगी। इस ब्यूरोक्रेसी की अगर आप ताकतवर बात बंदा है। करें उसामा साहब, अच्छा, ये वही ब्यूरोक्रेसी है जब करप्ट आप चीमा को पकड़ा गया था तो ये खड़ी हो गई थी, हड़तालों पे आ गई थी। इसका मतलब ये मोरालिटी है। ना 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 आप ना। फवाद मैं हसन आपसे फवाद- डिसएग्री करता हूं। क्या? उस वक्त भी बड़ा इख्तिलाफ पाया जा रहा था, क्या? मेजोरिटी उसके साथ नहीं खड़ी हुई। जब उसकी करप्शन आपकी के हुकूमत करतूत खड़ी हुई सामने है, शहबाज शरीफ खड़ा तो हुआ, कैबिनेट राना आनी सिन्हा खड़ा हुआ, वो करप्ट टोला खड़ा हुआ उसके उसके साथ। साथ, जिसके लिए वो काम करता सर, था। अगली ब्यूरोक्रेसी नहीं खड़ी हुई उसके साथ। अगली खबर ये पर जाने से पहले। कोई ईमानदार अफसर उसके लिए अगली खड़ा खबर नहीं हुआ पर था। जाने से पहले। सेक्रेटेरिएट में हड़ताल नाकाम हो गई थी। मैं अच्छा, आपको मुझे ये बताएं। फैक्ट्री मेरा कामरान रसूल एक और ये सारे सेकंड, एक 3 सेकंड, वगैरह कर्नल सारे- साहब, सर, एक जुमला मुझे बता दें, क्या अब ये नैब के जो भी कानून में तब्दीली लाई जा रही है, इससे कारकर्दगी बेहतर हो जाएगी, करप्शन कम होगी, मुल्क में बेहतरी वो तो आएगी? पारी काट रहे हैं, कारकर्दगी पे बाबर चलने तो बड़ी बाबर दूर है। साहब, करप्शन जो है ना, करप्शन तभी कम होगी जब गवर्नमेंट की करप्शन को कम करने की नीयत हो। ये मैं आपको आज आपने लिख जो के सारी दे- हुकूमत में सवालिया निशान लगा बिल्कुल दिया। सवालिया निशान है सर, बिल्कुल सवालिया निशान है। अच्छा चलें, मुझे बताएं, पंजाब 1.5 साल- गवर्नमेंट का आप सर्वे करवा लें सारे डिपार्टमेंट्स का, आपको पता चलेगा करप्शन का रेट डबल हो गया है, कम नहीं हुआ। इसका इससे मतलब कोई ये फर्क नहीं नहीं कि पड़ता, ब्यूरोक्रेसी नैब के करप्ट इख्तियारात है। बढ़ा दें, कम कर दें, इससे फर्क नहीं सर पड़ता। नीयत करप्शन नहीं है, नीयत नहीं है। क्या मैं बात कर रहे हैं आप? नीयत इतने नहीं बंदे पकड़ के अंदर कर दिए, आप कह रहे हैं नीयत नहीं है इस हुकूमत की। वो टारगेट हो रही है कि जनाब आपने दीवार से लगा दिया opposition यहाँ को, आ जाए, यहाँ आपने सबको पकड़ के इसी अंदर बात कर का दिया। मैं आपको जवाब देता वो हूँ। कह रहे हैं जी, ब्यूरोक्रेट कहते हैं आप हुकूमत हम कैसे चलाए, हमें डर है उसका। ताजिर कहते हैं जी हमें इनका डर है, करप्शन के रेट लगाइए, इसको खत्म करेंगे तो हुकूमत आगे चलेगी। सामा साहब, नवाज शरीफ साहब यही तो कहते थे जब- कि अगर मैं करप्शन पकड़ने जाऊंगा तो फिर हमको और कुछ नहीं कर सकते, तरक्की नहीं हो सकती। खैरल साहब ने और मैंने हमने एंटी करप्शन डिपार्टमेंट आज से 22 साल से कर रहे हैं। हमेशा से लिस्टें आया करती थी नीचे से कि जनाब पुलिस के कांस्टेबल सबसे करप्ट हैं, हेड कांस्टेबल करप्ट हैं, और जो लिस्ट आती थी ना एंटी करप्शन की सालाना, वो हेड कांस्टेबल से शुरू होती थी और पटवारी हेड कांस्टेबल ग्रेड 10 पे जाके खत्म हो जाया करती थी। कोई 17-18 का बंदा उसमें नहीं होता था। उस वक्त मैं ये सोचा करता था कि जनाब करप्शन इनको पकड़ने से खत्म नहीं होनी, ऊपर से जब पकड़ेंगे तो करप्शन खत्म होगी। अच्छा। आज आपके 2 प्राइम मिनिस्टर अंदर हैं, आपका एक प्रेसिडेंट अंदर है, आपके चीफ मिनिस्टर अंदर हैं, आपके सीनियर मिनिस्टर जेल नैब के पास है, लेकिन नीचे जो करप्शन है उसका रेट उसका रेट डबल हो बढ़ चुका गया। है, ये डबल हो अफसोस, चुका दुख की बात। है। अच्छा, उसका इम्पैक्ट क्यों नहीं आया? उसकी वजह ये है कि गवर्नमेंट जो है वो नियतन करप्शन खत्म करना नहीं चाह रही। अगर नियतन चाहती ना तो ये फिर डंडा देती सबको। बाबर साहब, मसला ये फिर 10-10 सेक्रेटरी एक डिपार्टमेंट के चेंज ना होते। साहब, मैं जो फिर लोग कह रहा से हूँ, कम रह गया, उस्मान बहुत कम बुज़दार- रह गया। गवर्नमेंट को खैरल पूरा साहब, इमरान खान को ना खैरल साहब, बुज़दार साहब ने लूट से लगाई और खैरल यहाँ साहब, पे अगली खबर सेंटर- में मुझे जाना है। एक बुज़दार बड़ा को सवाल किसने है। लगाया? मैंने ये लगाया। इमरान खान साहब अच्छा, के एक कहना सवाल है, सुन ले, बुज़दार सवाल एक सुन बेचारा ले। नहीं है ना, आपके बुज़दार- आपके सेक्रेटरी सवाल आपका सुनिए, मिनिस्टर सर, देख अगली ले सारे। खबरें- अगली खबरें भी हैं, अगली खबरें भी हैं, टाइम नहीं रहेगा। ये जो 1.5 साल की बात की गई है कि दीवानी मुकदमात के फैसले 1.5 साल में हो जाएंगे, जिनको सिविल मुकदमात कहते हैं, तो आपको लगता है, आपका बड़ा एक्सपीरियंस है, 1.5 साल में अब हम देखेंगे कि बाकी अगर फैसले एक हो जाएंगे, सिस्टम बन क्योंकि जाएगा, एवरेज है mechanism 25 बन साल। जाएगा। और देखिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बहुत होगा। सारे मॉडल कोड्स बनाए हैं, क्रिमिनल होगा। सारी आपको चलिए, मैं अपीलें समझ खत्म बाबर हो चुकी साहब, हैं होगा। और हुकूमत का ये एकदम बिल्कुल और हो ज्यादा जाएगा। बेहतर हो जाएगा। अच्छी बात। अगली खबर है जनाब, कराची से कल ने एक बात कही थी कि अब खरल साहब के साथ और बाबर डोगर साहब के साथ बैठ के कुछ पेशगोइयां मेरी भी दुरुस्त साबित होने लगी हैं। मैंने आपसे कल हमारी तो कहा, गलत हमारी हो जो गई। सेगमेंट नहीं उसमें कहा था कल क्या होगा, मैंने कहा था कल भी कराची में कचरा होगा। थोड़ा बहुत पहले तो जो सड़कों पर कचरा था उसकी बात थी, अब मैंने कहा जी गुफ्तगू में भी कचरा होगा। अब वही हो रहा है, गुफ्तगू में एक दूसरे पर इल्जामात हो रहे हैं और तेज हो रही है तनकीद और बारिश हो रही है मुंह से शदीद अल्फाज की, सख्त अल्फाज की। तो अब मुस्तफ़ा कमाल साहब और वसीम अख्तर साहब भी आमने सामने आ गए हैं। दोनों एक तरह से हम कह सकते हैं कि इस पोस्ट पे रह चुके हैं, नाज़िम के बाद अब मेयर का ओहदा है। तो इसमें हो क्या रहा है, कौन किस पर क्या इल्जाम लगा रहा है, खुसूसी रिपोर्ट है, वो देखिए।
रोशनियों के शहर में है हर सू कचरे का डेरा, जिसने कर दिया है मध्यम इस शहर का सवेरा। गंदगी और ताफुन ने शहरियों की जिंदगी का जीना कर दिया है दो भर और हर कोई इसका मलबा डाल रहा है एक दूसरे के सर। मुस्तफा कमाल ने कराची की तबाही का जिम्मेदार मेयर कराची को ठहरा दिया और साथ किया इनका नाम ECL में डालने का मुतालबा। मेरी हुकूमत वक्त से रिक्वेस्ट है कि वसीम अख्तर का नाम ECL में डाला जाए। शहरी मजबूर हैं गंदगी का कड़वा घूंट भरने पर और मेयर भी मामूर हैं फकत इल्जाम तराशी करने पर। सारे मुल्क को पता है कि कराची ने इसको रिजेक्ट किया है। पहले बात तो स्टेटस क्या है इस आदमी का, रिजेक्टेड आदमी है ये कराची से भाग के गया था। ब्लेम गेम में सिंध सरकार भी पीछे ना रही। कराची को अपनी कोताहियों और गफलत के भीड़ चढ़ाने के बाद बेसाख्तगी से इल्जाम विफाक और MQM पर धर दिए। मेयर साहब मुझे लगता है कि PTI के एजेंडे पर हैं और ये बात मैं कई महीनों से कह रहा हूँ कि इस वक्त MQM जो है वो PTI की B टीम बनी हुई है। जो काम PTI नहीं कर सकती वो काम MQM से करवाया जा रहा है। विफाकी वजीर अली जैदी अपनी मदद आपके तहत कराची का गंद साफ कर तो रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ वो लोकल और सिंध हुकूमत के अदम ताउन का शिकवा करते नजर आ रहे हैं। गटर से और नालों से कचरा भी हम उठा रहे हैं, GTS से भी अब हम खुद लेके जा रहे हैं, ये नहीं लेके जा रहे हैं। मेयर कराची, सिंध और विफाकी हुकूमत को करनी है अगर कचरा सियासत, तो फिर ऐसे में कैसे बनेगी मिसाली रियासत। ये मुझे लग रहा है एक तारीख रकम हो रही है। मुझे नहीं याद कभी इस तरह से हो। ये तो दुनिया में लिखा जाना चाहिए, कोई रिकॉर्ड बनना चाहिए कि हर हुकूमती एहलकार ये कह रहा है, तीन तरह की हुकूमत कह लें अगर है। विफाक कह रहा है जनाब हमारा काम नहीं है, हम कर रहे हैं। अली ज़ैदी साहब कह रहे हैं देखिए हम जाकर जनाब कचरा उठा रहे हैं, हमारा तो काम ही नहीं है। सिंध हुकूमत कह रही है कि जनाब ये काम है इस वक्त बल्दिया का और वहाँ MQM है, लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं। सईद गनी साहब वज़ीर इत्तलात हैं, बतौर वज़ीर इत्तलात वो कह रहे हैं कि जनाब हम क्या करें, 183 डंप पर हमने उठाए हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ने उठाए हैं, जिनका ये काम ही नहीं है उन्होंने 183 डंपर उठा दिए हैं। वसीम अख्तर साहब मेयर हैं, MQM के रहनुमा, वो ये कह रहे हैं कि जनाब हमारे पास इख्तियार नहीं, फिर भी हम बहुत कुछ करें। अगर सब कुछ ये लोग कर रहे हैं, तीन तरह के टीयर्स, तीन तरह की हुकूमतें मिलकर कर रही हैं और जो काम इनके करने के लिए वो भी ये कर रही हैं, तो फिर खरल साहब ये कराची का कचरा क्यों नहीं साफ हो रहा, ये इतना गंद क्यों है, ये गटर क्यों उबल रहे हैं, जबकि हर कोई ना होते हुए भी उसकी जिम्मेदारी वो निभा नहीं रहा, आगे बढ़ बढ़ के काम कर रहा है। फिर तो कचरा खत्म हो जाना चाहिए, शीशे की तरह साफ होनी चाहिए सड़कें। देखिए उसामा साहब, ये कराची जो कचरा कुंडी का मामला है ये कोई आज का मामला नहीं है, लेकिन जिस तरीके से बड़े ज़ोरों शोर से दावे किए गए और जिस तरह से कैंपेन और हाइप क्रिएट की, हमें भी उम्मीद शुरू हुई कि शायद अब की बार जिस तरह वफाकी हुकूमत दिलचस्पी ले रही है, जिस तरह एक मुहिम बनाई गई, जिस तरह एक मिनिस्टर साहब ने प्राइम मिनिस्टर साहब की और हुकूमत PTI की जानब से कहा कि जी बिल्कुल हम कर रहे हैं, जिस तरह मुख्तलिफ इदारों को साथ इन्वॉल्व किया गया, जिस तरह लोग जो मुख्तलिफ समाजी सियासी हर शोबे से लोगों ने पार्टिसिपेट किया, डोनेशंस लोगों ने दी, फिर सिंध हुकूमत ऑन बोर्ड, इस पे बाद मेयर जो कराची है वो, लेकिन उसके बाद उसका नतीजा क्या निकला? नतीजा आप देख रहे हैं कि पहले से इतने पैसे रिसोर्सेज सारे इस्तेमाल करने के बावजूद कराची में कचरे में कोई कमी, कोई सड़कें जो आप शीशे की तरह साफ होनी तो दूर की बात है, अभी तो नाले जो हैं वो गटर उबल रहे हैं, नाले उबल रहे हैं। ये मानसून का सीजन या बारिशें ये तो हर मौसम में आती थी और ये आती हैं और थोड़ा तो दौड़ होता है उसके बाद, लेकिन ये जिस तरीके से जो दावे किए गए थे बड़े बड़े, इसके लिए जो अरबों रुपए अभी भी खर्च किए गए हैं, 125 अरब रुपए कह रहे हैं, 115 रुपए। अब मुझे ये बताएं कि 115 अरब रुपए खर्च कर दिए जा रहे हैं। पूरी वफाकी हुकूमत कह रही थी हमने तमाम अपने वसाइल झोंक दिए हैं, हमारे लोग और मिनिस्टर PTI की यानी सारी वो जो उनकी एक पार्टी है, फिर MQM जो है उसकी पार्टी भी है और वो उनका मेयर भी है, फिर पीपल्स पार्टी जो है सिंध की हुकूमत है वो भी कह रही है, फिर इदारे हैं जिस तरह FWO साथ है, फिर वो और बहुत सारे इदारे हैं वो साथ मिलके कर रहे हैं। बहरिया को भी साथ मिला लेगा, बहरिया वाला भी कहा गया था, वो भी अभी कहानी नहीं आई सामने। सर ब्रेक का वक्त होने लगा है। बाबर डोगर साहब ये बताएं, इमरान खान साहब कह रहे हैं हम एक मास्टर प्लान लेकर आ रहे हैं, कराची के लिए सबसे बड़ा शहर है और दुनिया के बड़े शहरों में से है, इससे पहले किसी ने ये नहीं किया। सूबाई हुकूमत कह रही है टैक्स देने से लोगों को मना ना करो, 115 रुपए हम खर्च करने जा रहे हैं, K4 हम ला रहे हैं, तो खबरें बड़ी बड़ी, बयानात बड़े बड़े, काम जीरो। उसामा साहब सिर्फ बयानात, सिर्फ सियासी बयानात। जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसमें PTI भी है, उसमें PO पार्टी भी है, उसमें MQM भी है, वो कराची के कूड़े क्रिकेट पे
सियासत कर रहे हैं, किसी ने कोई प्रैक्टिकल काम नहीं किया। मेरा मतलब है कि जो फेडरल मिनिस्टर है अली जैदी साहब, वो ये कह रहे हैं कि जी चंदा इकट्ठा कर लेते हैं। तो यार आप फेडरल मिनिस्टर और जो कराची का एक खास पैकेज अनाउंस किया गया था, ये वादा किया गया था कि कराची के लिए खुसूसी पैकेज दिया जाएगा। अब आपके कह रहे हैं कि चंदा इकट्ठा कर लें। फिर पार्टी की 11 साल से वहां पर हुकूमत है और वो जनाब वो फेडरल गवर्नमेंट को गालियां दे रही है, वो एमकेएम को गालियां दे रही है, एमकेएम जो है वो जनाब पीपल पार्टी को गालियां दे रही है, एमकेएम के अंदर आपस में लड़ाइयां पड़ी हुई हैं। आज एक खबर थी, बोल टीवी की एक खबर थी कि कराची समंदर जो है गंदगी का ये हाल है कि वहां से मछलियां जो है जब पानी आता है तो वापस जाते तो मरी हुई मछलियां वहां पर पड़ी हुई थी। सारे समंदर भरा हुआ है मुर्दा मछलियों के साथ गंदगी की वजह से। कराची के अस्पतालों में बच्चों की तादाद में ज्यादा इजाफा हो रहा है कि वहां पर ये कुर्बानी आई और उसके बाद कूड़ा करकट की वजह से, बारिश की वजह से बीमारियां फैल रही हैं और ये सारे लोग बेशरम बन के एक दूसरे को प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, एक दूसरे पे इल्जाम तराशी कर रहे हैं, जमा तफरीक हो रहा है, प्रैक्टिकली कुछ नहीं, कोई फोकस नहीं कर रहा। कल कैबिनेट मीटिंग हुई है, उसमें ये डिस्कस बस ये ऐसे है कि हर कोई कहता है जी कराची हमारा, कराची था कोई नहीं, कराची को, यही इस सबसे बड़े शहर का अलमिया है। ब्रेक के बाद हमने बात करनी है 1 लाख बड़े टैक्स नादहिंदगान को नोटिस चला गया है और मजीद को अभी जाना है। एक और अच्छी खबर इमरान खान साहब ने उसके बारे में ट्वीट कर दिया है, तिजारती खसारा जो है उसमें रिकॉर्ड कमी आई है, लेकिन आपके घरेलू खसारे का क्या होगा, ब्रेक के बाद बात करेंगे। अब पता चला। अब पता चला। अच्छी खबरें आ रही हैं। इमरान खान साहब ने आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने ट्वीट भी कर दिया कि जो तिजारती खसारा है उसमें रिकॉर्ड कमी आई है, $6 अरब से ज़्यादा की कमी हुई है, बहुत बड़ी बात है। और पिछले साल की निस्बत इस महीने 73% खसारा कम हुआ है, $1.5 अरब इसे कहा जा रहा है। यही नहीं, जो FBR है वो अब एक्टिव हो चुका है और 1 लाख जो बड़े टैक्स नादहिंदगान हैं, यानी जो टैक्स नेट में ही मौजूद नहीं है, उनको नोटिस भी चले गए हैं, जारी हो गए हैं और कहा जा रहा है कि अगले हफ्ते मजीद 1 लाख लोगों को नोटिस जारी किए जाएंगे। और कुछ लोग जो आए, तकरीबन 6000 जो बड़े लोग थे, उन्होंने फ़ौरन ये किया, जनाब टैक्स रजिस्ट्रेशन हासिल कर ली है। तो खरल साहब, इसका मतलब है कि कोई जिस तरह होता ना कि इदारे पाकिस्तान में मुर्दा हो चुके हैं, तो कहीं कहीं कुछ अब सांसें बहाल हो रही हैं, कुछ थोड़ा सा हिल रहे हैं। सांसें बहाल नहीं हो रही, बल्कि उसामा साहब बात ये है कि जो बात आप डिस्क्रेडिट करें या क्रेडिट करें, मैं पहले दिन से मैंने कहा है कि ये जिस तरीके से जो सप्लाई लाइनें काटी है ना, जो इमरान खान साहब ने और इस हुकूमत ने, आप देखें उसामा साहब, ये कभी सोच सकते थे आप कि जिस तरह पूरा सिंध में जो अरबों रुपए का खेल जारी था, फेक मनी लॉन्ड्रिंग के अकाउंट के नाम पे जरदारी साहब की सरपरस्ती में अनवर मजीद गैंग, फरियाल तालपुर, और जिस तरीके से उसमें गैर मुल्की और मुल्की और पूरा गैंग था। इसी तरह पंजाब के अंदर नेटवर्क, जो शरीफ नेटवर्क चल रहा था, जिसमें शरीफ, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, उनकी फैमिली, हमजा शहबाज, सलमान शहबाज, दमाद, भांजे, भतीजे, बहनें, बेटियां, मामे, चाचे, ताए, उनके फ्रंटमैन, ड्राइवर, उनके जो कुक है, सब इसी तरीके से जहांगीर तरीन के भी कुक आ जाते हैं ना बीच में, उनको भी थोड़ा सा करना चाहिए। हम इन दो को खानदानों को तो पकड़ लेते हैं, असल खानदान जो जोके हैं वो हैं जहांगीर तरीन जैसे लोग। आपको पता है कि पाकिस्तान की वो कपास जो पूरी दुनिया में नहीं जिस तरह की फुट्टी, और वो जो खास उसकी खासियत है, वो नायाब है, एक्सपोर्ट से अरबों रुपया में आ सकते हैं, वो सारा जो है वो उसको डिक्रीज करके वहाँ पे गन्ना लगा दिया गया है ताकि सस्ता गन्ना मिले जहांगीर तरीन साहब की मिलों को, ताकि और फिर उनको खुश किया जाता है, फिर उनको लूटा जाता है, फिर चीनी जो एक्सपोर्ट की जाती है उसके सब्सिडी ली जाती है, यहाँ पे बाहर चली सस्ती चीनी बेच के गवर्नमेंट से। अब मामला ये है कि ये जो चीजें आप कह रहे हैं, जिस तरीके से आपने कहा कि एफबीआर ने ही वजह से 700 अरब रुपया, ये स्टेट बैंक की रिपोर्ट है, 710 अरब रुपया सिर्फ जुलाई में, पहले तो तोड़े पकड़े गए ना नैब का, 710 अरब जो छोटे मोटे जो फेक अकाउंट और मनी लॉन्ड्रिंग वाले खाते थे ना, उन्होंने निकाल लिया है, क्योंकि काला धन जिस तरह यही मसला है। अब ये आ गया रडार में, नुकसान नहीं है। अच्छा देखिए, इसका अल्टीमेटली फायदा आपको, हम जो ईमानदार लोग हैं, जो मेहनत मजदूरी करते थे, जो आप ये देखें ना, ये करप्शन वाले लोग हैं जिनके पास थैलों में 5-5 हज़ार की गठियां थी, वो तो ऐसे फेंकते थे, 5,000 फ्रूट, 5,000 बकाया रहने दो।
अब उन्होंने सारों का दिमाग खराब कर दिया। इनकी बेग मार जाती थी, इनकी बेग मार जाती थी। बाबर साहब बड़े मॉल में 40 लगे, अभी शॉपिंग लाहौर में हो रही है। आपको पता है खबर और भी है कि एफबीआर अब छापा भी मारेगा कि जहां स्मगल्ड गुड्स होंगी वहां पर छापे मारे जाएंगे, उनसे देखा जाएगा नॉन कस्टम्स जो गुड्स होंगी स्मगल ये जो 73% जो जारी खसारा था जो कम हुआ है, इसकी कुछ वजूहात हैं। सबसे पहले आपका जो इंपोर्ट ड्यूटी लगी और उस पर आपका जो इंपोर्टेड गुड्स थे उसमें एक बहुत बड़ी कमी आई है। उसका एक फ़ायदा भी हुआ, एक नुकसान भी हुआ। नुकसान ये है कि बेतहाशा आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री थी जिसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए था, वो रॉ मटेरियल महंगा बहुत ज़्यादा हो गया, लोगों की इस्तात से बाहर हो गया, तो इंडस्ट्रियल जो ग्रोथ थी वो थोड़ी सी कम हुई है। लेकिन उससे तजारती खसारा जो कम हुआ है उसका जो फ़ायदा हो सकता है वो ये है कि आप एक चीज़ तो आप याद रखें कि गवर्नमेंट ने आपको पहले कह दिया हुआ था कि जनाब ये 3 महीने आपके बड़े सख्त हैं, मुश्किल हैं, तो गवर्नमेंट को आप ब्लेम नहीं कर सकते कि चाहे लेकिन तजारती खसारा कम होने के साथ साथ अब गवर्नमेंट के लिए जो सबसे बड़ा टारगेट है ना वो है कि अपनी जो इनकम टैक्स रिकवरी है ना, टैक्स रिकवरी है उसको बेहतर करें। होगी बेहतर। 1 लाख लोगों को नोटिस चले गए हैं अभी तक रिटर्न्स जमा करवाए गए हैं 20 लाख से अक्टूबर तक। आप देखें आपका जो टारगेट है टैक्स कलेक्शन का वो है 5500 अरब रुपया, जो कि महीने का 458 अरब बनता है। तो अभी जो इस महीने की जो टैक्स कलेक्शन पिछले महीने की गई है वो 272 अरब है। अब 1 अक्टूबर को 3 महीने पूरे हो जाएंगे बजट को, तो पता चलेगा कि पहली तिमाही जो है उसमें कितनी कलेक्शन हुई है, कितना पीछे है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये अपने टारगेट से अभी बहुत पीछे है। तो अभी जो इन्होंने 1 लाख नए लोगों को टारगेट किया है, तो उम्मीद करनी चाहिए कि ये अपने टारगेट को अचीव करेंगे और अल्टीमेटली ये जो खसारा चल रहा है, ये इकोनॉमिक स्लो डाउन ग्रोथ जो है वो स्लो हुई है, तो उससे जो लोग सफ़र करें। लेकिन ये 1-2 साल के अंदर अंदर अगर टैक्स रिकवरी अपने टारगेट्स पूरे करते हैं तो उम्मीद है कि आपकी इकोनॉमी का साइकिल आगे सही चल जाएगा। लेकिन देखिए ना, ये तो बात बाबर साहब माननी चाहिए कि ये हमने अभी हाल में ऐसी हुकूमत नहीं देखी कि जो इस तरह अनपॉपुलर फैसले आप उसको कहेंगे कि जाहिर है कि सर मैं वही आपसे बात कर रहा हूँ ना, मैं आपसे वही तो बात कर रहा हूँ कि देखिए इकोनॉमिक स्लो डाउन हो गया है, इसमें कोई शक नहीं है, लोग सफर कर रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने जो बातें कही थी वो तो पहले ही कह रहे हैं कि मुश्किल टाइम है, लोगों को साथ देना पड़ेगा। तो लेकिन जो डायरेक्शन है वो ठीक है। अगर इस डायरेक्शन पे चलते हैं, टैक्स जो अपने टैक्स के अपने टारगेट है उसको मीट कर लेते हैं। गुजारिश सुन लें, अब टाइम नहीं है, अब आपने बताना है हमें कि जिस तरह बात हो रही है, लेकिन बड़े बड़े क्या उनको कहेंगे सफेद हाथियों के भी कुछ आगे से की चीज है जिन्होंने इस मुल्क में बड़े बड़े खसारे किए हैं, वो इदारे क्या हैं और कितने खसारे कर चुके हैं, यही है आज खरल कहानी में। जी आप देखें ना, 3 बड़े इदारे हैं, जब भी नाम आता है पाकिस्तान रेलवेज़ का, स्टील मिल्स का और PIA का। उसके बारे में एक रिपोर्ट सिर्फ ब्रीफली मैं आपसे शेयर कर देता हूँ, जो 2017 के हवाले से, जो नफ़ा और नुकसान के हवाले से। अब इसमें 2016-17 में कंपैरिजन दे रहा हूँ, यानी एक 44 अरब जो है उस वक्त खसारा था इन 3 इदारों का, जो आज 191 अरब से क्रॉस कर चुका है। आप अंदाज़ा लगा लें उसकी छोटा सा। अब किस तरह हुआ है कि 2015-16 में नुकसानात का हुजम था इन 3 इदारों का 44 अरब 70 करोड़ रुपए। रियासत के मलकीती इदारे अब इसमें और माइनस प्लस देखें, माइनस जो 52 यानी 2014-15 तक 52 अरब रुपये मुनाफा में थे। बड़ी अहम बात है, वजारत खजाना की रिपोर्ट ये कह रही है कि सबसे ज़्यादा खसारा PIA, रेलवेज़ और NHA को हुआ। रेलवेज का नुकसान उसका हुआ 40 अरब 70 करोड़, और जबकि PIA मजमूई नुकसान 39 अरब 50 करोड़ तक पहुंच गए। इसके अलावा लेस्को के 37 अरब, हैस्को 27 अरब 30 करोड़, पेस्को 19 अरब, कैस्को 18 अरब, मैपको 17 अरब और पाकिस्तान स्टील मिल के नुकसान 14 अरब से जायद। अब मुनाफा बख्श इदारों में OGDCL, PPL और PSO सरफहरिस्त है। रिपोर्ट के मुताबिक हालांकि ये मुनाफा बहुत कम है जितना इदारों का वो होना चाहिए, क्योंकि करप्शन का हुजम बहुत ज़्यादा है। एक तादाद उनकी मलकीती इदारों की तादाद आप सुन लें, 197 से बढ़कर 204 हुई है, और मजमूई असासों में 14.5 ट्रिलियन से बढ़कर 17.1 ट्रिलियन हो गई है। रियासत के ज़ेर इंतज़ाम इदारों के मजमूई असासों में इजाफे का तनासब। अब ये पहले बड़ी स्पीड से असासे निजकारी हो रही थी, बेचे जा रहे थे। अब कम अज़ कम ये है कि उनको अगर नहीं बेचा जा रहा, अगर इजाफा हो रहा है तो ये एक पॉजिटिव। लेकिन इसमें देखना ये है
कि रेलवे के खसारे का जिम्मेदार कौन है। ख्वाजा साद रफीक, मशहूर ज़माना, पैरागॉन, आशियाना, और फिर किस तरह वो 5 और 3 मरले के घर से और मोटरसाइकिल से सफ़र करके किस तरह करोड़ों अरबों में और बड़े बड़े महलात में वो पहुँचे। इस तरह अगर स्टील मिल की बात की जाए तो उनके आप जो जितने भी MD चेयरमैन लगाए गए आपने, और उनकी आप हालत देखें पहले बाद में देखें। PSO के अंदर आज भी उनकी टॉप मैनेजमेंट के लोग हैं, उनके ऊपर नैब की इंक्वायरी चल रही हैं, उनके ऊपर FIA की इंक्वायरीज हैं, बहुत सारे उनके नाम ECL में हैं। बहुत सारे लोग जो हैं, जिस तरह जहांगीर शाह है, वो बकायदा डॉक्टर आसम की JD में 452 अरब का जो बड़ा स्कैंडल सारा, उसके अंदर उसका नाम आया। आज भी वो लोग अहम ओहदों पे बैठे हुए हैं। बात यह है कि ये सारी जो बात हम कर रहे हैं, अब मौजूदा जो हुकूमत है, जो करप्ट लोग हैं, आज भी बहुत अहम ओहदों पर, जिस तरह डोगर साहब भी निशानदेही करते हैं, OGDCL और इस तरह के इदारे जो हैं, वो पाकिस्तान के तेल के ज़खायर, पाकिस्तान से गैस के ज़खायर, वो जो निकालने वाले हैं उनको खुडे लाइन लगा दिया जाता है, क्योंकि जब तेल पाकिस्तान से निकलेगा तो सारा पैसा पाकिस्तान में किकबैक कमीशन का मामला, LNG इधर से फिर खाते खत्म हो जाएंगे। वो तो हर बंदा गवर्नमेंट के खजाने में पैसा जमा कराएगा जब सरकारी उसको फ्री अपने रिसोर्सेज से मिलेगी। प्राइवेटाइजेशन की हम बड़ी बात करते थे और फिर उन्होंने कहा कि एक पता नहीं विफाकी कोई फंड बना देंगे, उमर साहब कहते होते थे, असद उमर साहब, वो भी नहीं हुआ। तो बाबर डोगर साहब, ये 197 से बढ़कर 204 हो गए हैं रियासती मलकियती इदारे। तो बजाय इसके कि वो कम करें बोझ, क्योंकि हर कोई खसारे में जाता है, बड़े बड़े बापडा से लेकर, सारी तफसील बताइए कर्नल साहब ने, तो इनको कम करने की बजाय हम और ज्यादा सफेद हाथी पाल रहे हैं। उसामा साहब, सारी दुनिया में रेलवे, PIA, OGDCL, ये जितने भी बड़े बड़े अदारे हैं, ये प्रॉफिट अर्निंग अदारे हैं, इनमें लॉस हो ही नहीं सकता। PIA जो है उसका एक चीज सीधा है कि आपने आपकी एक ट्रांसपोर्टेशन है, वो चलनी है, उससे आपको पता होना चाहिए आपके एक्सपेंडिचर्स क्या हैं, उसमें से प्रॉफिट आ जाता है। रेलवे का भी सीधा सीधा सबसे ज्यादा जो कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करने वाली ट्रांसपोर्ट है वो रेलवे है, पूरे पाकिस्तान को कनेक्ट करती है, सबसे ज्यादा पैसेंजर यहाँ पर है, और अनफॉर्चुनेटली रेलवे लॉस में है। मसला ये है, अपने प्यारों को, दिलदारों को, राज दुलारों को, लाडलों को अंधाधुंध यहाँ पे भर्ती किया गया, बेतहाशा सैलियां दी गई, इनको इस तरह से लूटा गया कि जिस तरह से ये मैं क्या कहूँ अब, कि बेड़ा गर्क कर दिया। हर दौर में, नवाज दौर में ये पूरी एफर्ट की गई कि PIA को नुकसान में रखा जाए और इसको प्राइवेटाइज कर दिया जाए। मियां मंशा साहब इसको खरीद लें, रेलवे को कोई और प्यारा दिलदार जो है वो खरीद ले, तो ये सारी साजिशें होती रही। और आज पाकिस्तान इसीलिए सारी दुनिया में जो हम कशकोल लेके फिर रहे हैं ना, क्या क्या इदारे थे जनाब, स्टील मिल हम फख्र से कहते थे और वो तबाह बर्बाद हो गए। कल क्या होगा? एक पेशगोई तो शुक्र अल्लाह का दुरुस्त साबित होगी कि ये रोज़ का एक इम्तिहान है हमारे लिए। तो अब कल क्या होगा मैं ये अर्ज़ कर देता हूँ कि आज की अच्छी खबर है कि तिजारती खसारा कम हो गया, $6 अरब और समत लग रहा है दुरुस्त हो रही है। लेकिन कल अगर आप कोई चीज़ खरीदने जाएंगे, कल आपको अगर कोई बिल आना है, आपके जो अखराजात हैं, जो आपको अपने घरेलू अखराजात में जो खसारे का सामना है कि कमाई इतनी नहीं है, अखराजात ज़्यादा हैं, कल उसमें कोई कमी नहीं आने वाली। बहुत माजरत के साथ, लेकिन हकीकत बयान कर रहा हूँ, कल नहीं कमी आनी। मगर साथ में आपको बता दूँ, एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट से बहुत ही समझ रखते हैं, उनकी अब तक सब पेशगोइयाँ मैं देख रहा हूँ दुरुस्त साबित हो रही हैं। उनसे आज मेरी टेलीफोन पर बड़ी लंबी चौड़ी बात हुई। उन्होंने मुझे कहा है कि 8 से 10 महीने में चीज़ों की कीमतें कम होना शुरू हो जाएंगी। मैं हैरान हुआ, मैंने कहा आज तक तो ऐसा नहीं देखा कि बज़ाहिर इस तरह नहीं लगता, लेकिन कुछ ना कुछ फ़र्क आने लग जाएगा। जो आपके माहाना अखराजात हैं उसमें थोड़ी सी आपको महसूस होगा, आपको रिलीफ मिल गया है 8 से 10 माह में। बाबर साहब, वैसे मेरी दुआ है कि अल्लाह करे कराची का सारा जो कूड़ा कचरा है वो सोने में तब्दील हो जाए। तो आज जो उसको उठाने के रोले पड़े हुए हैं, कल ये एक दूसरे को गोलियां मार रहे होंगे उसको ना उठाने पे कि ये मेरा ये सब एक दूसरे से लड़ रहे होंगे। लेकिन कल एक और कल राना मशहूद जो है वो नैब में पेश हो रहे हैं, उन पे भी $1 अरब की करप्शन के चार्जेस हैं। तो बिल्कुल पंजाब का जो स्पोर्ट्स फेस्टिवल था उसके लिए $1 अरब का फंड रखा गया था, जो उन्होंने जिस तरह से बड़े बड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड सिर्फ पाकिस्तान यहाँ सादा कागजों में बना दिए, वहाँ पर नहीं बनाए गए। और किस तरह से एक सर से अखरोट तोड़वाए गए और जिस तरह से बेड़ा गर्क किया गया। कल पेशी कल उनकी पेशी है। तो मेरा जो नैब का चूहा है वो तो यही कह रहा है कि बहुत ज्यादा चांसेस है कि उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो ये पिछला हो सकता है वो पेश ही ना हो, वो कोशिश करें। आज की चूहा रिपोर्ट, आज की चूहा रिपोर्ट थी। खरल साहब 20 सेकंड्स। अच्छा, कल शहबाज शरीफ फिर मेरा ख्याल है वो सामने मंजरनामे से गायब ही रहेंगे, क्योंकि 23 अगस्त के लिए नैब ने उनको बुला रखा है
उससे पहले एज पर प्लान जिस तरह वो करते हैं हमेशा, पहले भाग दौड़ भी उनकी, उछल कूद भी आप देखते हैं, लेकिन जब नैब का बुलावा आता है उस वक्त जो उनकी जाराना आप देखते हैं, कमर दर्द तो नहीं बढ़ जाएगी? कमर दमर तो उनकी बढ़ भी गई है, उन्होंने पहले प्री प्लान कर लिया, उन्होंने बकायदा तिब्बी मुआयना भी करा लिया है, अच्छा, बकायदा रिपोर्टें भी बनवा ली हैं, डॉक्टरों से लिखवा भी लिया है कि आपको 2 हफ्ते मुकम्मल आराम की जरूरत है। मॉडल टाउन से वो 1 और 23 अगस्त के बाद अचानक रूनमाई हो जाएगी, 23 अगस्त तक वो अचानक छुपे रहेंगे। बहुत बहुत देखने के लिए इंशाल्लाह आपसे कल फिर मुलाकात होगी और वहां भी आपको हम बताएंगे कि कल क्या होने जा रहा है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।